सिद्धार्थ ने हर किसी को बचा लिया था। एसटीएस के अधिकारी और ब्लैक कमांडो की टीम इस्मा को लेकर चली गई थी। सिद्धार्थ को इस्मा की बातों से इतना तो अंदाजा लग चुका था कि इस्मा के साथ कोई धोखा हुआ है, लेकिन उसे उस धोखे का पूरा राज पता नहीं चल पाया था, क्योंकि इस्मा जब तक ये बताती तब तक उसे अरेस्ट कर लिया गया था। इस्मा के साथ जो पांचवा लड़का था, उसकी शक्ल चंदन से मिलने और चंदन के गायब होने के राज ने भी सिद्धार्थ के शक को काफी हद तक क्लियर कर दिया था। लेकिन सिद्धार्थ को अभी भी सारी बात की जानकारी नहीं थी। सिद्धार्थ ने जब देखा कि राजकुमारी प्रियांशी के पापा और राजस्थान के गवर्नर जयवर्धन सिंह राठौर वहां आ गए हैं, तो वो वहां से चला गया था। इधर सिद्धार्थ गुल्लू को साथ लेकर वहां से निकल गया था और इधर दूसरी तरफ प्रियांशी जयवर्धन सिंह राठौर के साथ आए रिया माथुर के नाना लक्ष्यराज सिंह राठौर के साथ बातें कर रही थी। लक्ष्यराज सिंह राठौर का राजकुमारी प्रियांशी के साथ क्या रिश्ता था, इसका खुलासा होना अभी बाकी था। तुम कब से उसकी तारीफ किए जा रही हो प्रियांशी बेटा? वो लड़का कहाँ है, हमें भी मिलवाओ। लक्ष्यराज सिंह राठौर ने प्रियांशी से कहा। एक मिनट हुकुम सा। इतना कहकर प्रियांशी पीछे की तरफ घूमी और सिद्धार्थ को ढूंढने लगी, लेकिन सिद्धार्थ वहां से जा चुका था। सिद्धार्थ को इस बात का जरा सा भी आइडिया नहीं था कि वो रिया माथुर की जिंदगी के अतीत को खोलने के कितना करीब है। जब राजकुमारी प्रियांशी ने सिद्धार्थ को वहां आसपास नहीं देखा तो वो मायूस हो गई थी। उसकी मायूसी को देखकर हुकुम सा समझ गए थे कि वो लड़का जा चुका है। चलो हमें फिर मिला देना। वैसे इतनी देर से केवल उसकी तारीफ कर रही हो, उसका नाम नहीं बताया तुमने? हुकुम सा ने प्रियांशी से सवाल किया। सिड, सिड नाम है उसका। राजकुमारी प्रियांशी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने सिद्धार्थ को सिड कर दिया था, लेकिन सिद्धार्थ को सिड करते वक्त उसे जरा सा भी आइडिया नहीं था कि उसने नाम छोटा करके रिया माथुर को अपने नाना से कितना दूर कर दिया है। अगर लक्ष्यराज सिंह राठौर यानी हुकुम सा को राजकुमारी प्रियांशी पूरा नाम बताती तो शायद एक पल को उनके दिमाग में ईटानगर वाला सिद्धार्थ गूंजता, और प्रियांशी ने उन्हें पहले ही बता रखा था कि इस लड़के ने ही उसे ईटानगर सिटी हॉस्पिटल से भी बाहर निकाला था। अगर इन दोनों बातों को हुकुम सा आपस में कनेक्ट करते तो जरूर उनके दिमाग में ये बात पैदा होती कि कहीं ये वही सिद्धार्थ तो नहीं है जो रिया माथुर के साथ आने वाला है। लेकिन फिलहाल के लिए ये बात दब चुकी थी, और इसका खुलासा आखिर कब होने वाला था, ये सवाल भविष्य के गर्भ में समाया हुआ था। प्रियांशी जब हुकुम सा से बात कर रही थी तो उससे कुछ दूर खड़ा हर्षवर्धन सिंह का चेहरा गुस्से से लाल दिखाई दे रहा था। उसे देखने के बाद ये कोई भी कह सकता था कि प्रियांशी के जिंदा बच जाने से हर्षवर्धन सिंह को बहुत बड़ा झटका लग चुका है। आज तो दोबारा बच गई, देखता हूं कब तक बचती है मेरे हाथों से। इतना कहकर हर्षवर्धन सिंह अपनी गाड़ी में बैठ गया था और उसकी गाड़ी वहां से चल पड़ी थी। उसकी गाड़ी को जाता देखकर हुकुम शाह को थोड़ा सा आश्चर्य तो हुआ, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई सवाल जवाब नहीं किया और वो भी अपनी गाड़ी में बैठ गए थे। उसके बाद जयवर्धन सिंह राठौर का काफिला वहां से निकल गया था। हर्षवर्धन सिंह राठौर अपनी कार की सीट पर सिर पीछे किए हुए लेटा हुआ था। उसकी आंखों के सामने वो नजारा बार बार घूम रहा था जब उसने इस्मा के बहाने राजकुमारी प्रियांशी को निपटाने का प्लान बनाया था। बंगाल में बात करने के बाद जब चंदन को वहां से जयपुर बेस का नंबर मिला तो उसने हर्षवर्धन सिंह राठौर से संपर्क किया, और जब हर्षवर्धन को ये बात पता चली कि एसटीएस का कार्यवाहक चीफ भी उनके साथ मिला हुआ है तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा था। उसे इस्मा को पकड़ना तो था, लेकिन उसके साथ साथ उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना बन गई थी। उसने राजकुमारी प्रियांशी को अपने रास्ते से निपटाने का प्लान बना लिया था। चूंकि राजकुमारी प्रियांशी अपने दोस्त के अपार्टमेंट में रुकी हुई थी और ये बात हर्षवर्धन को मालूम थी, इसलिए उसने इस्मा को उस बिल्डिंग की तरफ भेजने का प्लान कर लिया था, और उसके साथ साथ उसने इस्मा के लिए उस बम का इंतजाम भी कर दिया था जिसकी मदद से इस्मा के लड़के ने राजकुमारी प्रियांशी को कैद करके रखा हुआ था। ये सब प्लान बनाने के बाद उसने अक्षय प्रताप सिंह की मदद से इस्मा तक ये संदेश भिजवा दिया था कि राजकुमारी प्रियांशी उस बिल्डिंग में मौजूद है, और अगर उसने उन्हें पकड़ लिया तो उसकी सारी मांगे पूरी हो जाएंगी। अक्षय प्रताप सिंह ने अपनी जान जोखिम में डालकर ये संदेश और वो बम इस्मा तक पहुंचा दिया था। उसके बाद इस्मा ने राजकुमारी प्रियांशी को कैद कर लिया था। हर्षवर्धन अपने प्लान में कामयाब भी हो जाता, लेकिन उससे पहले ही सिड यानी सिद्धार्थ ने आकर उसका सारा काम बिगाड़ दिया था। उसके बाद जब बम फटने के बाद इस्मा और सिद्धार्थ में लड़ाई होने लगी
तो हर्षवर्धन ने ही अक्षय प्रताप सिंह को सिद्धार्थ के ऊपर हमला करने के लिए भेजा था। लेकिन सिद्धार्थ ने उसे एक ही मुक्के में बेहोश कर दिया और इस्मा कमांडोज के द्वारा पकड़ी गई। उसके बाद जब सिद्धार्थ ने अक्षय प्रताप सिंह को पहचान लिया तो हर्षवर्धन को ना चाहते हुए भी अक्षय प्रताप सिंह की हत्या करनी पड़ी, क्योंकि अक्षय प्रताप सिंह के पास मौजूद माइक से उसने सिद्धार्थ के मुंह से अक्षय प्रताप सिंह का नाम सुन लिया था। वो सिद्धार्थ को मार देना चाहता था, लेकिन उसके पहले ही सिद्धार्थ बचकर उस बिल्डिंग से भाग गया था। अपने प्लान के फेल होने से खींचा हर्षवर्धन अपने सिर को पकड़े हुए लेटा हुआ था। वो सिड यानी सिद्धार्थ के ऊपर बार बार खींच रहा था, लेकिन अभी जो सिचुएशन थी उस हिसाब से हर्षवर्धन का चुप बैठना और जल्द से जल्द मास्कमैन को ढूंढना ही बेहतर था, क्योंकि वो जानता था कि इस फेलियर के बाद उसके ऊपर सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। हर्षवर्धन राजकुमारी प्रियांशी को क्यों मारना चाहता था और उसने चंदन को कहां रखा हुआ था? सिद्धार्थ ने जिस लड़के को मारा था वो क्या इस्मा और चंदन का ही लड़का था? और चंदन समेत एसटीएस के बड़े लेवल के अधिकारियों ने इस्मा के साथ क्या किया था जिसकी वजह से इस्मा सबको मरने मारने पर उतारू हो गई थी? क्या इस्मा ने राकेश अस्थाना को भी उसी वजह से मारा था? ऐसे कई सारे सवाल अभी भी थे जो जयपुर की फिजाओं में तैर रहे थे। इधर हर्षवर्धन राजकुमारी प्रियांशी के बच जाने पर रिग्रेट कर रहा था और उधर दूसरी तरफ सिद्धार्थ WTC से निकलकर जयपुर ट्रॉमा केयर की तरफ बढ़ गया था। विदित हो, जयपुर ट्रॉमा केयर में एडमिट देविका रानी माथुर को भी होश आने वाला था। तो क्या यहां से सिद्धार्थ और देविका रानी माथुर आपस में मिलने वाले थे? इसका खुलासा होना अभी बाकी था। रात भर हुई भागा दौड़ी और तमाम वाकये की वजह से सिद्धार्थ थक चुका था, इसलिए वो वहीं पर बने हुए एक पार्क में जाकर बैठ गया। सिद्धार्थ को बैठता देखकर गुल्लू भी उसके साथ जाकर बैठ गया था। गुल्लू और सिद्धार्थ काफी देर तक वहीं बैठे रहे और उसके बाद सिद्धार्थ ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, गुल्लू, तुझे भगवान पर भरोसा है? हाँ, गुल्लू ने सिद्धार्थ को जवाब दिया। कैसे? सिद्धार्थ ने गुल्लू से अगला सवाल किया। क्योंकि मैंने उन्हें देखा है, गुल्लू ने सिद्धार्थ को जवाब देते हुए कहा। देखा है? कैसे देखा है? सिद्धार्थ चौंकते हुए बोला। मेरे सामने बैठा है, गुल्लू ने बहुत मासूमियत के साथ सिद्धार्थ को जवाब दिया और उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने अपना माथा पकड़ लिया था। इतना बड़ा हंगामा हुआ है, आधे जयपुर सिटी को पर्सनल खुन्नसों की वजह से आग की भट्टी में झोंक दिया गया है। हम लोग लगभग मरते मरते बचे हैं और तुझे मजाक सूझ रहा है। गुल्लू की बात सुनकर सिद्धार्थ उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, अब की बार मैंने मजाक नहीं किया। मेरे हिसाब से जान बचाने वाला ही भगवान होता है और तुमने मेरी जान बचाई, बस तुम मेरे भगवान हो। इतना कहकर गुल्लू जाकर सिद्धार्थ की बाहों में सिमट गया था। सिद्धार्थ ने गुल्लू की बात सुनकर उसे चिपका लिया था। कुछ देर तक वो दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर उसके बाद सिद्धार्थ गुल्लू से बोला, मुझे ये दुनिया बहुत साजिशों से भरी हुई लगती है गुल्लू। अब तो मुझे किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं रहा। सिद्धार्थ ने गुल्लू की ओर देखते हुए कहा। सिद्धार्थ पारद के मिलने से पहले बहुत ही शांत जिंदगी जी रहा था। पढ़ाई के अलावा वो बस अपने पिता के साथ खेती किया करता था। ये दुनिया कैसी है और कितनी विचित्र है, ये उसे तब तक पता नहीं चला था जब तक उसकी जिंदगी में पारद ने एंट्री नहीं की थी। लेकिन पारद के आने के बाद तो सिद्धार्थ की दुनिया ही बदल गई थी। पहले योगेंद्र सिंह का राज जानना, उसके बाद सुकृति के राज को जानना, उसके बाद कृतिका का राज जानना, उसने योगेंद्र सिंह तक उसकी जानकारी पहुंचाई थी और उसके बाद आज अक्षय प्रताप सिंह के राज को जानना। सिद्धार्थ का भरोसा धीरे धीरे सबके ऊपर से उठने लगा था। अब तुमने दुनिया को एक्सप्लोर करना शुरू किया है सिद्धार्थ। अभी तुम्हारे सामने बहुत ऐसे राज आने बाकी हैं जिसके आने के बाद तुम्हारी दुनिया एकदम से बदल जाएगी। सिद्धार्थ की बात सुनने के बाद गुल्लू ने अपने मन में कहा, तो क्या गुल्लू को यह बात पता थी कि सिद्धार्थ का असली लक्ष्य क्या है, या फिर वो किसी और राज की बात कर रहा था? इसका खुलासा होना अभी बाकी था। क्या हुआ गुल्लू, तुम इतने खामोश क्यों बैठे हुए हो? उसे खामोश देखकर गुल्लू ने उससे सवाल करते हुए कहा, मैं सोच रहा हूं कि क्या तुम रुक्मिणी को यह बात बताने जा रहे हो कि उसके मामा अक्षय प्रताप सिंह सिंडिकेट के साथ मिले हुए थे और जानवरों की तस्करी का गैंग चला रहे थे? गुल्लू ने सिद्धार्थ की ओर देखते हुए सवाल किया और उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ एकदम से हैरत में पड़ गया था। कुछ देर के लिए तो उसके दिमाग से यह बात स्लिप ही हो गई थी कि उसको रुक्मिणी के सामने इतना बड़ा राज भी खोलना है। तुमको क्या लगता है गुल्लू,
क्या हमें रुक्मिणी को ये बात बतानी चाहिए या नहीं? सिद्धार्थ ने अपनी बाहों में सिमटे हुए गुल्लू की ओर देखते हुए कहा, मुझे क्या पता, मैं इंसान थोड़े हूं। इंसानों के कई सारे चेहरे होते हैं, मेरा तो सिर्फ एक ही है। गुल्लू ने सिद्धार्थ को अपनी तंज भरी चिर परिचित आवाज में जवाब देते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ को गुस्सा नहीं आया था, बल्कि वो मुस्कुरा उठा था। इधर सिद्धार्थ और गुल्लू आपस में बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ हर्षवर्धन सिंह चंदन के पास पहुंच चुका था, जिसको उसने एक अनजान जगह पर छिपा कर रखा हुआ था। हर्षवर्धन को वहां आया देखकर चंदन के चेहरे पर एक फीकी स्माइल आ गई थी। हर्षवर्धन ने उसकी तरफ देखकर वही फीकी स्माइल पास कर दी थी और एक कुर्सी उठाकर उसके सामने जाकर बैठ गया था। हर्षवर्धन के साथ उसके दो आदमी और थे। इस्मा फिर पकड़ी गई और अब की बार उसे ब्लैक कमांडो लेकर गए हैं। हर्षवर्धन ने चंदन की ओर देखते हुए कहा। जैसे ही हर्षवर्धन ने चंदन से ये कहा कि उसका चेहरा डर और गंभीरता से भर गया था। इस्मा के किसी और एजेंसी में जाने का मतलब साफ था कि उससे उसके अतीत के बारे में राज उगलवाया जाने वाला था, और अगर ऐसा होता तो चंदन का अतीत बाहर आने वाला था। इसका मतलब मुझे खतरा है, चंदन घबराई हुई आवाज में बोला। बिल्कुल नहीं, इतना कहकर हर्षवर्धन ने अपनी पिस्टल निकाल ली थी और चंदन के कुछ बोलने से पहले ही उसके फेस पर शूट कर दिया था। हर्षवर्धन की चलाई हुई गोली से चंदन का भेजा किसी तरबूज की तरफ हट गया था और उसके बाद हर्षवर्धन ने वहां खड़े अपने दो आदमियों से चंदन को वहां से उठाकर ले जाने को कह दिया था। तुम्हें नहीं, तुम्हारी वजह से मुझे खतरा था, हर्षवर्धन ने वहां से जाते हुए कहा और फिर उसके बाद वहां से चल पड़ा था। इधर हर्षवर्धन चंदन को मारकर अपना राज लगभग फिर से छुपा चुका था और इधर सिद्धार्थ गुल्लू के साथ बैठा अभी भी अक्षय प्रताप सिंह के बारे में बातें कर रहा था। वो और गुल्लू अभी आपस में सहमत नहीं थे। जहां गुल्लू सिद्धार्थ से रुक्मिणी से सब कुछ बता देने को कह रहा था, वहीं सिद्धार्थ इस राज को राज रखने के लिए ही कह रहा था। अभी वो दोनों आपस में बहस ही कर रहे थे कि तभी उन्हें एक जानी पहचानी आवाज सुनाई पड़ी। अब तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। सिद्धार्थ ने जब वो आवाज सुनी और पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया वहां रुक्मिणी खड़ी हुई थी। रोने की वजह से उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसके चेहरे पर धोखा खाने और अपने को खोने की तकलीफ का मिश्रण दिखाई दे रहा था। रुक्मिणी, मैं सिद्धार्थ रुक्मिणी से इतना ही कह पाया था। आखिर कैसे पता चला था रुक्मिणी को अपने मामा का सच? क्या उसने सुनी थी सिद्धार्थ और गुल्लू की बातें? और आखिर क्यों मारना चाहता है हर्षवर्धन प्रियांशी को? क्या है उसके प्रियांशी से नफरत करने की वजह? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।